क्या मुझको जानते हो? क्या मुझको जानते? नमस्कार, मैं रंजना क्या मुझको जानते हो कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। क्या मुझको जानते हो प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जानने की जिन्होंने कला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है, एक मुकाम हासिल किया है। जानकारी का माध्यम होगा उनसे मुलाकात। इस प्रोग्राम की पहली कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे श्री कैलाश सूद जी से, जो हमारे प्रदेश की एक जानी मानी हस्ती हैं। संगीत के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है। हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उनके बारे में जानने के लिए हमने उनसे की एक खास मुलाकात। श्री कैलाश सूद जी, जो कि कैलाश गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं। संगीत की दुनिया में पंडित कैलाश सूद जी के नाम से जाने वाले एक विख्यात कलाकार हैं। श्री कैलाश सूद जी सिर्फ सितार वादन के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि वो एक जाने माने कंपोज़र भी हैं। वयोवृद्ध महान कलाकार का जन्म गरली परागपुर में हुआ है। गरली परागपुर हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, जो आजकल हेरिटेज विलेज है। शायद यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण ने इनके बचपन पे बहुत गहरा असर डाला। The state of Himachal Pradesh is known for its culture, traditions, scenic beauty and beautiful snowy mountains. It is land of great artists. So the program Kya Mujhko Jante Ho? Do You Know Me? Is an amazing initiative to know more about the lives of creative people of the state. Our guest for this inaugural episode is a nonagenarian, a man of music and a classic composer approved by All India Radio. His precious compositions are still in radio archives. He is the melodious sitarist and disciple of the legendary musician Ustad Vilayat Khan Saab. I am talking about Shri Kailash Sood, who is popularly known as Kailash Guruji. The tremendous artist was born on the soil of Garli Pragpur, a heritage village of Himachal Pradesh, India. The musical environment of the village had an impact on him, and he enjoyed the musical gatherings and programs from his very childhood. Mr. Naval Kishore, who was a wonderful artist, had influenced him greatly. गुरुजी कहते हैं कि उनके बचपन में उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। बहुत से लोग आते थे, बड़े विद्वान पंडित आते थे। वृंदावन से कई संगीतकार, कई गायक कलाकार आते थे रास के लिए, रामलीला के लिए। उनमें से एक नाम वो याद करते हैं, नवल किशोर जी, जो कि बहुत ही उम्दा कलाकार थे, बहुत अच्छे गायक थे। उनका प्रभाव गुरुजी के ऊपर उनके बचपन से रहा है। जब उनकी बात कर रहे थे तो गुरुजी बताते हैं। अब आप बताएं आपकी संगीत की शिक्षा। जन्म मेरा गरली में हुआ, गरली परागपुर, दोनों हेरिटेज विलेजेस हैं जी, दोनों जी, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ से 46 में तो रंजना जी यहाँ आ गए, 46 में यहाँ आ गए। और वहाँ सुनता था जलसा वगैरह में, कई दफ़ा स्वर भी गलत हो जाना, बाजे लेके मैं फंक्शन में खड़ा हूँ, कई दफ़ा स्वर ख़राब हो जाना, पता कोई तालीम नहीं थी ना। वहाँ काफ़ी विद्वान पंडित आया करते थे, जो कि रामलीला के टाइम में वृंदावन से पार्टी आनी, उनका सुनना, बड़ी खुशी होनी। अपना मैट लेके जाना, गांव में पथरीली थी जगह, अपना मैट घर से लेके जाना, सुनना उनको। बहुत अच्छा गाने वाले होते थे, जैसे रास वगैरह डालते हैं, वो रामलीला वगैरह करते हैं, बस उनको सुनना। फिर एक भोजकी हमारे ये जो मंदिर में है, माता के मंदिर में भोजकी कहलाते हैं, उनमें एक नवल किशोर करके गाने वाले थे। गाया हुआ उनका मिंजो भी ले चल करने, वो मेरे बांकू दे चाचू है, वो उनका गाया हुआ है। क्या नाम? नवल जी का। नवल जी का।
नवल बहुत अच्छा है, राम राज्य का गाना। एक दफ़ा बड़ा वहाँ महफिल जमी हुई थी, काफ़ी लोग आए थे गांव के, वहाँ मैं भी गया हुआ था, छोटा था, 46 में 8वीं में था मैं। तो वहाँ वो गाने के लिए आए। तो राम राज्य एक पिक्चर थी शंकर भट्ट जी की, तो उसमें म्यूज़िक तो मुझे नहीं याद रहा किनका था। भारत की सन नारी की हम कथा सुनाते हैं, वो लव और कुश का वो बताया हुआ था, है जी सीक्वेंस। तो वो उसमें वो सुनाया जी उन्होंने गाना, मैं बड़ा मुतासिर हूँ, क्या अच्छा और अच्छा गाते थे वो। ये नहीं गाँव की बात नहीं थी कि मतलब अच्छा। अब मैं व्हेन आई लुक बैक, मतलब पीछे झांक के देखता हूँ तो वो बहुत अच्छा गाते थे नवल किशोर भोजकिया। बस वो सुना, बड़े रूह परेशान हुई, यार किससे सीखें, क्या करें। जब मैं गुरुजी से बातचीत कर रही थी तो एक शब्द उन्होंने दोहराया, भोजकिया। शायद मंदिरों में कार्यक्रम करने वालों की एक कोई जमात होती है जिनको भोजकिया कहा जाता है। नवल किशोर जी शायद इसी से संबंध रखते थे और इनके कार्यक्रम गुरुजी ने बचपन में देखे। 1946 में गुरुजी अपने पिताजी के साथ शिमला आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात हुई श्री जगन्नाथ भार्गव जी से। इन्हीं से उनकी संगीत की शिक्षा। फिर यहाँ शिमला 46 में जब पापा ले आए, शिमला में 46 में आ गए थे, तो जगन्नाथ भार्गव जी के साथ हुआ। अच्छे उस्ताद थे, बहुत अच्छे आदमी थे, कोरे आदमी थे। जगन्नाथ भार्गव जी, जगन्नाथ भार्गव जी अच्छा। कॉलेज में भी रहे। इनके शागिर्द थे वो अपने सोलन में जो रामस्वरूप शंकर जी के गुरु थे ना, चौधरी जी, अनंतराम चौधरी, हाँ उनके शागिर्द थे गुरु जी। फिर यहाँ घर पर आया करते थे, यहाँ शुरू हुआ। फिर मैं पंजाब चला गया, रंजना फर्स्ट ईयर वहीं से किया, गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से। फिर वहाँ मदन लाल बाली जी से, बड़े बाली साहब से, हरचंदर बाली जी, हफ्ते में एक दिन जाता था मैं जलंधर, उनसे तालीम शुरू हुई। मुझे आवाज़ का लगाव भी नहीं पता था, कुछ समझ नहीं, जो कुछ उन्होंने करवाना वो कर लेना, याद सुना देना, अगला सबक दे देना उन्होंने, बस ऐसे। And then, in 1946, in his early boyhood days, he moved to Shimla and currently lives near Ram Mandir in Ram Bazar of Shimla with his wife, Mrs. Sudesh Sood. He said he got the opportunity to meet great artists of that time. One of those was Mr. Jagannath Bhargav, who visited his home to teach him music. Thenceforth, he attended Government College Hoshiarpur to pursue his graduation and learnt music from Mr. Harish Chandra Bali, whom he used to visit Jalandhar every week. There he started learning vocal Indian classical music, but he always wanted to apprehend sitar, so he came back to Shimla and got the basic lessons of sitar from Mr. Jagdish. फिर गुरुजी ने बताया कि संगीत गायन विद्या तो ठीक है, मैं सीख रहा था, उस्ताद भार्गव जी से भी सीखा, उसके बाद बाली साहब से भी सीखा, लेकिन उनका मन हमेशा सितार सीखने के लिए तड़पता रहा। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि मैं सितार सीखना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, सितार तो मुझे नहीं आता, सितार तो मैं नहीं सिखा सकता, हाँ लेकिन मैं दिलरुबा सिखा सकता हूँ। तो गुरुजी कहते, दिलरुबा का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, गाँव में रहे, इस तरह के साजों के बारे में हमने कभी नहीं सुना। हाँ सबका फिर सितार का मुझे शौक हुआ है। गाना मैंने कहा, गाना तो थोड़ा बहुत मैंने किया है, सितार का गुरुजी कहते मुझे नहीं आता, भार्गव जी कहने लगे मुझे नहीं इंस्ट्रूमेंट आता, मुझे दिलरुबा आता है, या दिलरुबा का भी मुझे पता नहीं क्या इंस्ट्रूमेंट होता है। अब गांव की बात, गांव में कोई इतना जानने वाले नहीं, कुछ भी, हम भी बेखबर थे हर एक चीज़ से, यहीं आके पता लगा शिमला में।
सितार फिर मैंने यहाँ जगदीश जी थे रोड बिल्डिंग एंड रोड्स में, मोहम्मद शरीफ पूंछ वालों के शागिर्द थे वो, मोहम्मद शरीफ उनके शागिर्द थे, उनसे सीखना शुरू किए, थोड़ा बहुत सबक मिला, सरगम वगैरह सीखी। Hereafter, in 1957, the opportune time came where he met the most celebrated and revered musician, Ustad Vilayat Khan Sahab. Khan Sahab, the notable sitarist, accepted Mr. Sood as his disciple and tutored him Raga Yaman and Raga Puriya. For his further musical education in 1961, he went to Kolkata. Because Khan Sahab used to live there, Khan Sahab had a special love for Himachal Pradesh, as his grandfather was in the royal court of Sirmaur district. So he desired to stay in the lap of Himalayas, but sadly it didn't work, which was a humongous loss for the state. In 1961, Mr. Sood spent 3 prolific months to excel his skills in sitar. उसके बाद मुलाकात हुई खान साहब से। खान साहब विलायत खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब। 1957 में गुरु जी कहते हैं कि खान साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी मुलाकात उस्ताद विलायत खान साहब से हुई। अजीब सी चमक गुरु जी की आंखों में आई जब गुरु ने विलायत खान साहब का नाम लिया। कहते हैं माता जी मेरे घर आया करती थी, 3 बच्चे, यमन, गुजरात। अब कई चीज़ें जैसे खटका क्या बात है, चीज़ें नई चीज़ें अब समझ आ रही है कि कैसा खान साहब का जो ढंग था, किस तरीके से। अभी ये साल नहीं ठीक, अभी खराब है, थोड़ा बहुत बजाने के शाम को लेके बैठता हूँ। क्या बात तो थोड़ा बहुत किया बस इस तरीके से। क्या बात दिमाग ठीक हो गया। नहीं क्या बात है, खुद सुरीले वहाँ से विलायत खान साहब, खान साहब रंजना। आई एम सो हैप्पी। खान साहब ये माँ जी तो ये अक्सर आया करते थे बच्चों को लेके अपने शॉपिंग के लिए जाना, यही रखना। शुजात, यमन और ज़िला। अच्छा, यमन नहीं रही, अब गुजर गए हैं। ज़िला गा रही हैं। अच्छा, ज़िला गाना कर रही, सूफियाना कलाम, जैसे आफ्ताब परवीन है वैसे ज़िला भी गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं। अच्छा पसंद ही लगा मुझे। अच्छा। ये नहीं कि खान साहब की बेटी है तो मैं ज़रूर तारीफ़ करूँ, वाकई अच्छा गा रही है वो। क्या बात है। शुजात भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। बहुत अच्छा है, शुजात भी ठीक अच्छा गा रहे हैं। क्या अच्छा गाया। अभी रंजना अभी गेटी में प्रोग्राम था, शुजात खान साहब की बरसी मनाई इन्होंने। अच्छा। तो मुझे इनका टेलीफोन आया स्ट्रॉबेरी हिल्स वालों का, अंतर जी है ना भाई। हाँ जी, काफ़ी बटू जी को बहुत अच्छे से बहुत चाहते हैं वो बटू जी को। बटू जी भी आए थे उनकी माँ की बरसी पर, मैं भी गया हुआ था वहाँ। फिर बटू जी का गाना था, कुछ वो बरसी पर गाया उन्होंने डिफरेंट रागस में, जो बाणी में है, गुरबाणी में, वो सारा बटू जी ने तैयार किया हुआ था। बड़ा अच्छा गाया, बहुत अच्छा। उन्होंने फिर टेलीफोन किया कि शुजात भाई खान साहब की बरसी मना रहे हैं हम, और शुजात भाई आ रहे,
और शाहिद भाई के बेटे आए थे, अच्छा। शाकिर, ओहो, बहुत अच्छा बजाए। क्या बात अभी जवाब ही नहीं, बहुत। शुजात भाई तो खैर खैर, अब तो उनका बजाना तो हाँ, बहुत बिल्कुल, ऊंचा है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत है। अच्छा। वही बात होगी है जी, खान साहब वाली बात होगी। हाँ जी, बड़ा अच्छा गाए। और यमन कल्याण बजाए वो। गुरुजी कितना टाइम सीखा आपने खान साहब खान से? साहब से बस उससे शागिर्द 57 से खान साहब के साथ 61 में फिर मैं गया 3 महीने के लिए रंजना, कलकत्ता गया खान साहब के पास। अच्छा। फिर वहाँ रहा खान साहब से। पहले मैं दादा के पास रहा, मेरे सीनियर गुरु भाई थे दिल्ली में, मनोरंजन सरकार बेंगोली थे, उनसे टेक्निक सीखी। मैंने कहा खान साहब के पास जाने से पहले मुझे कुछ आए तो सही। अब सरगम बजाने को सब बजाते हैं, मगर वो टेक्निक ही कुछ और है, वो बात ही कुछ और है जो बजाना है। फिर खान साहब के पास 61 में गया, 3 महीने रहा। खान साहब ने तालीम की, यमन की और पूरिया की 2 राग बताए, बस ये करो 2 राग, शाम का पूरिया करो और शाम का ही यमन करो, बस दोनों बताए। क्या बात है। और ज़्यादा तालीम तो बैठे बैठे ही तालीम ही होती थी, सुन के ही सारा करना होता है रंजना। हाँ जी। पूरा तो तालीम मैंने फलां सीखा, फलां कब है, दिस इज ऑल गॉसिप। Right. सारा बढ़ चढ़ के बाद कुछ रागों की तालीम होती है, उसके बेस यू हैव टू डू इट। सो मैं समझता हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर कुछ रागों की तालीम पक्की यमन की 1.5 साल तालीम की, बहुत सुनता रहा मैं उन्हें। यमन जहाँ बजाए वो सुना, क्या इसमें भर सकते आप, कर सकते। तो ये है, एक राग बोलते भी है ना, एक ही सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। जी जी। यमन की तालीम करते हैं ज्यादातर लोग ना जी। यमन की तालीम करते हैं क्योंकि संपूर्ण राग है, बस ये उसी से ही सिखा ताकि देते हैं। हाथ बेसिक की जो है उसी से ही करा देते हैं सब उसी कुछ। की करवा दे। मैं मेरे पास जो है भाई, साल यमन बजाने पड़े, अगर करना है तो करो, नहीं तो मत क्या जाओ। बात। मेरे ख्याल में आपको भी यमन शुरू हाँ करवाया जी, था। हाँ जी गुरुजी। बहुत अच्छा, आपका तालीम बड़ी अच्छी चल रही थी। स्वामी जी का स्कूल ही ठप हो गया, क्या करें हाँ जी, स्वामी जी, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था। क्या करें। जी बहुत अच्छा रहा, अच्छा विद्यालय स्कूल में चला जब था। तक रहे जी, बहुत बड़ा अच्छा। मजे किए, अच्छा बहुत करते अच्छा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा था। जी, मैं तो कथक भी सीख रही थी। हाँ, कथक भी मुक्ता कर से। रहे थे आप। हाँ, बड़ा बड़ी मुक्ता अच्छी- थी ना। हाँ जी, मुक्ता। हाँ, मुक्ता भी अच्छी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाँ, थी। बहुत अच्छी। अच्छा गुरुजी, आप फिर हैदराबाद में भी रहे। हैदराबाद में रहा। मुरली कृष्णा थे IAS ऑफिसर, रेवेन्यू सेक्रेटरी टू, लास्ट पोस्टिंग उनकी रेवेन्यू सेक्रेटरी टू आंध्रा गवर्नमेंट। बहुत बड़ी हस्ती थे, बस वो स्टूडेंट रहे। उनकी रिकॉर्डिंग यार मुझे नहीं पसंद आया एक्चुअली। एक तो एक्सेंट तेलुगु का ना, जी वो थोड़ा, और मानते नहीं थे किसी की बात। वो अपना वो अफसरानापन उसमें भी, म्यूजिक में भी दिखाते थे। हाँ, वो संगीत तो में फिर- तो नहीं चलेगा। हाँ, संगीत वरना अच्छा गाते थे, आवाज़ ठीक था उनका, तलफ़ुज़ के लिए नहीं मानना। मैंने कहा डिक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप तलफ़ुज़ ठीक करिए। और नहीं परवाह नहीं, चलो जो भी हुआ, अच्छा काम दिया उन्होंने करने के लिए। रिकॉर्डिंग शौक हुई, था, शौक था सीखने। 4 पैसे बने, ठीक है। वैसे रंजना आर्टिस्ट के लिए क्या है, माकूल पेमेंट हो जाए उसे तो खुश बागो बाग हो जाता है, वरना अच्छा मुश्किल। गुरुजी, तलत अजीज भी सीखे तलत हैं आपसे? अजीज उनके पापा बहुत अच्छे थे, संग्रहणी कॉलेज में थे, अच्छा कोयले की खाने थी, वहाँ थे लगे हुए। वो कहने लगे इसको समझाया करें, मेहदी हसन खान साहब के गाता है ये गाना, उन्हें मदर बहुत अच्छे। तलत अजीज़, फिर मैंने कहा जी बेसिक करना पड़ेगा, बेसिक करें। वहाँ सम्मत कहाँ थे कराने घराने के,
उनसे भी सीखा, मेरे से भी किया, बेसिक किया मेरे से रंजना जी। अच्छा, बेसिक करवाया। रेडियो की कॉम्पोजिशंस? रेडियो कंपोजिशन तो जवाब नहीं प्रवीण, AR में बहुत अलग नजर आता है कि ये प्रवीण है। I used to sit in the corner and watch all of you हाँ, composing, singing and मेरे लिए तो रामकृष्ण जी देवता थे। आपने बहुत प्रवीण वैसे रामकृष्ण जी ने बहुत काम दिए बहुत वैसे। बहुत Subsequently, he moved to Hyderabad and taught many students there. One of those was Mr. Talat Aziz, a renowned ghazalist and a singer of our country. Mr. Sood had composed many compositions in various difficult ragas. According to one of his disciples, Dr. Praveen Jaret, Guruji has good knowledge of Western music too. He is an amazing artist with indefinable talent and intellect. बीती जाए रहना आए न चैना आगे बीती जाए रहना आए न चैना क्या बात है। अब जैसे शंकर जयकिशन जी के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, जब भी मोहम्मद रफ़ी से करवाते थे कोई चीज़, रफ़ी इतने गाने गा चुके थे, प्रैक्टिस इतनी थी कि वो तो उनके कान कतरते थे। शंकर जयकिशन जी के कंपोजिशन वही लेफ्ट हैंडेड थे, पांचों उंगलियां पांच काम कर रही। मेरे फ्रेंड ही ले गए सुनवाने के लिए सेसल में, तब सुना मैं जयकिशन को। प्रवीण वरना मुझे नहीं तो पता कैसे बजाते हैं, वो क्या करते, ऐसा बजा रहे हैं कि पांचों उंगलियां पांच काम कर रही है सुरों पर, ऐसा लेफ्ट हैंडेड, जवाब ही नहीं उसका। बीते जाए रहना आए न चैना उन बीन बीते जाए रहना। बोलता है कि आप बहुत मुश्किल कंपोजिशन बनाते हैं। नहीं मुश्किल तो क्या है यार, बहुत यहाँ मैं माता जी के बारे में भी बात करना चाहूँगी। हमारी गुरु माता श्रीमती सुदेश सूद जी, वो भी बहुत प्यार और सम्मान देने वाली महिला हैं। गुरु जी के पूरे जीवन में इनका बहुत सहयोग रहा है। हमने यूं ही बातों बातों में पूछ लिया कि माता जी आपने संगीत नहीं सीखा? गुरु जी और गुरु माता जी दोनों ही बहुत मजाकिया स्वभाव के हैं। कहने लगे एक बार सीखना शुरू किया था, मुझे डांट दिया तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं सीखती। देश का गौरव है और साथ में आप भी। मैं तो रंजना आप बहुत इज्जत मान देते, भगवान खुश रखे, वरना हम इस काबिल कहाँ हैं। म्यूजिक का एबीसी भी वैसे आपको कैसा लगा? मैं इनको सिखाया, मैंने कहा यार बाजा सीख थोड़ा बहुत। झाड़ू पड़ी, इसने बाजा मुझे अरे परे फेंका, कहते मैं झाड़ नहीं मैंने सुननी, मैंने कहा झाड़ नहीं सुननी। अच्छा तो गुरुजी गलत बजा रही थी। गुरुजी आपने डांटा? डांटा मैंने, वो सरगम सिखा रहा था, सारे अलंकार करवा रहा था मैं। अच्छा जी। मैंने कहा वो कर, उससे बाजा तेरा हाथ ठीक होगा, सरगम भी समझ आएगी। किया नहीं जी इन्होंने, मुश्किल होता है। आपका बाजा मैं डांट नहीं खा सकती। मैं सीख नहीं। गुरु जी के बारे में थोड़ा और जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण जरेट से, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण जरेट का गुरु जी के साथ काफ़ी अच्छा और लंबा एसोसिएशन रहा है। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ गुरु जी के बारे में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कितने समय से आप गुरु जी के साथ हैं, उनको जानते हैं? मैं गुरु जी को, कैलाश गुरु जी को 1985-86 शायद जानता हूँ। मेरे जो उस्ताद हैं पंडित सोमदत्त भट्टू जी, वो और कैलाश गुरु जी आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और वहाँ भट्टू साहब के घर में महफिलें होती थी, तो
वहीं मैंने पहली बार उनको देखा था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप भी गुरुजी के शागिर्द रहे? हाँ, मैं उनका शागिर्द हुआ, बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह से शागिर्द बनते हैं, और बड़ा कुछ सीखा उनसे, क्योंकि उनके पास कॉर्ड प्रोग्रेशन और कंपोजिशन का एक बिल्कुल नायाब तरीका उनके पास है। एक चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि आपको क्या लगता है, किन मायनों में कैलाश गुरुजी दूसरे संगीतकारों से, म्यूजिशियन से अलग है? हाँ, एक तो इसका जो गुरुजी का जो कंपोजिशन का तरीका है, और साथ में जो उनकी लर्निंग है, और जो जिस स्कूल ऑफ म्यूज़िक से उन्होंने सीखा, उस्ताद विलायत खां साहब के पास हो रहे, जो बहुत बड़ी बात है। तो वो होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बड़े अपने आप में, विलायत खां साहब तो दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन में से उनको माना गया है। तो कैलाश गुरुजी उनके पास रहे तो सचमुच में सोचने का ढंग, कंपोजिशन का ढंग बिल्कुल अलग था उनका। गुरुजी बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी सारी कंपोजिशन जो हैं वो आपके लिए की, और आपने गाई भी। हाँ, गुरुजी के साथ फिर 1990 से मैं लगातार उनके साथ काम करता रहा काफ़ी टाइम तक। AIR शिमला के लिए भी, वैसे भी प्राइवेट कंपोजिशंस भी, और सीख भी रहा था। उन्होंने बहुत सी कंपोजिशंस बनाई मेरे लिए, मैंने गाई भी। उनकी कंपोजिशंस में आपको कुछ ऐसा लगा जो कुछ अलग है, कुछ नया है? बहुत कुछ बिल्कुल अलग तरीका है उनके सोचने का। जो कंपोजिशन वो सोचते हैं, और बड़ा कॉर्ड बेस्ड वो काम करते हैं, राग के पॉपुलर कॉम्बिनेशन में वो नहीं जाते हैं, और बड़ा वो डिफरेंट तरह से उसको सोचते हैं राग को। कॉर्ड का काम तो प्रवीण वेस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा होता है। हाँ, कॉर्ड का जो काम है, कॉर्ड तो सारी म्यूजिक में होता है, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, लेकिन कॉर्ड का प्रयोग करना और कॉर्ड की जो डेफिनेशंस है, कॉर्ड की जो प्रोग्रेशन है, वो कैलाश गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता यहाँ पर। ये मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया भी। अच्छा प्रवीण, मुझे ये बताएं कि गुरुजी हैदराबाद में भी रहे हैं, तो हैदराबाद में भी गुरुजी सिखाते थे? हाँ, गुरुजी हैदराबाद में रहे काफ़ी टाइम तक। उन्होंने हैदराबाद में लगभग 20-22 साल वो हैदराबाद में रहे, और वहाँ की जो साउथ इंडियन, जो सेमी साउथ कह लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी लोगों को उन्होंने, जैसे वहाँ तलत अजीज साहब वहाँ हैदराबाद के ही रहने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी उनसे कंपोजिशन सीखी है। और गुरुजी का जो एक कंपोजिशन के अंदर वेस्टर्न कंसेप्ट है काम करने का, वो कॉर्ड के हिसाब से सोचते हैं चीज़ों को, ये बड़ी अलग बात है उनके काम में। हाँ, बड़ी अच्छी बात आप मुझे बता रहे हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट है। आपको लगता है कि दूसरे म्यूजिशियंस में भी यहाँ ये समझ है? नहीं, यहाँ उस तरह का काम मैंने नहीं देखा है। यहाँ जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो उनके संपर्क में भी थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, तलत अजीज साहब मैंने बताया आपको, और प्यारे लाल जी के साथ उनका काफ़ी संपर्क रहा कैलाश गुरुजी का। तो जो एक प्रोफेशनल जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, वो इस्तेमाल करता है वेस्टर्न कॉर्ड्स को, वेस्टर्न रिदम को, तो उस तरह का उनका सोच है। हाँ, मैंने भी सुना है कि गुरुजी का फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ काफ़ी साथ रहा, कुछ लोग उनके साथ पढ़ते भी थे, और गुरुजी वहाँ भी जाया करते थे, उनसे मिला करते थे। ये कौन कौन लोग होंगे? हाँ, उनका तो फॉर्मल इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल तो जैसे अमरीश पुरी साहब और प्रेम चोपड़ा जी, वो दोनों यहाँ पढ़े हैं शिमला में, और कैलाश गुरुजी के वो क्लासमेट्स हैं, और उनकी बड़ी दोस्ती थी। और तलत अजीज साहब जैसे प्यारे लाल जी है, और शायद शंकर जयकिशन के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था। उनसे उनका संपर्क रहा, बातचीत रही, कंपोजिशन के बारे में बात रही, उन्होंने बुलाया उनको
कि आप बॉम्बे आइए और काम कीजिए, लेकिन गुरुजी कुछ वजहों से नहीं जा पाए। ये तो बड़े गौरव की बात है। और प्रवीण, आपको लगता है कि ये भी हमारे प्रदेश के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि उस्ताद विलायत खान साहब की एक शागिर्द जो हैं वो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे प्रदेश में रहते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो भारतीय संगीत के अभी भी जिनको हम पिलर्स बोलेंगे, उस्ताद अमीर खान साहब और उस्ताद विलायत खान साहब, दो ही नाम ऐसे हैं कि जो सर्वोपरि है। तो उनके साथ डायरेक्ट एजुकेशन होना, लोग तो होते हैं घंटाबद शागिर्द होते हैं, जैसे मिले बन लिए, लेकिन उनके साथ रहना, कैलाश गुरुजी उनके साथ रहे, उन्होंने उनके साथ 2 साल का टाइम यहाँ स्पेंड किया और 3-4 महीने वो कलकत्ता गए, उनको बुलाया, क्योंकि विलायत खान साहब उनको बहुत प्यार करते थे। और ये तो हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है साथ में ही कि हम भी उनसे जुड़ें, क्योंकि वही नॉलेज तो वही आ रही है ना हमारे को भी उनके थ्रू। अच्छा, मुझे बताएं, कैलाश गुरुजी की तरह आपको भी लगता है कि विलायत खान साहब के जाने से हमारे प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विलायत खान साहब यहाँ होते तो इंडस्ट्री यहाँ होती, सब कुछ यहाँ होता, सारा संगीत यहाँ होता, म्यूजिशियन पैदा होते, एक कल्चरल एक बड़ी अच्छी नींव पड़ती यहाँ अच्छे म्यूज़िक की, शास्त्रीय संगीत की। छोटी सी बात के पीछे उनको यहाँ से जाना पड़ा विलायत खान साहब को, ऐसा गुरुजी ने मुझे बताया। शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण जरेट, हमारे साथ इतनी अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कैलाश गुरुजी ने बहुत से गीतों को और गज़लों को संगीतबद्ध किया है। उनकी एक कंपोजिशन एक रात जो हम आपके मेहमान रहे हैं, जिसको डॉक्टर शबाब ललित ने लिखा है और डॉक्टर प्रवीण जरेट ने गाया है। एक रात जो हम आपके मेहमान रहे हैं, एक रात जो हम आपके मेहमान रहे हैं, इस बात पे कुछ लोग बुरा मान रहे हैं, एक रात जो हम हमको वो मिटाने की कसम ठाने रहे हैं, हमको 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 वो मिटाने की कसम ठाने रहे हैं, हम हैं कि उन्हें अपना खुदा मान रहे हैं, हम हैं कि उन्हें अपना खुदा मान रहे रात जो हम आपके।
कुछ हमको ज़माने के मुज़ालिम ने मिटाया, कुछ हमको ज़माने के मुज़ालिम ने मिटाया, कुछ आपकी नजरों के भी एहसान रहे हैं, कुछ आपकी नजरों के भी एहसान रहे हैं। एक रात जो हम आपके मेहमान रहे हैं, इस बात पे कुछ लोग बुरा मान रहे हैं। एक रात जो हम आपके मेहमान रहे